बच्चों, आज हम क्लास 11वीं केमिस्ट्री अध्याय 2 परमाणु संरचना एटॉमिक स्ट्रक्चर में कुछ अपवाद वाले परमाणुओं का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना सीखेंगे। हम बाउ के नियम के हिसाब से इसके पहले कुछ तत्वों के परमाणुओं का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना सीखे थे। आज हम कुछ ऐसे तत्वों के परमाणु के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को करना सीखेंगे जो बाउ के नियम से अलग होते हैं। और ऐसा क्यों होता है, हम आगे चलकर उसकी चर्चा करेंगे। देखिए, जो अपवाद वाले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हैं वो क्रोमियम है, कॉपर है, नियोबियम है, मालिब्डिनम है, पैलेडियम है, सिल्वर है, प्लेटिनम है और गोल्ड है। देखिए बच्चों, अगर हम बाउ के नियम के अनुसार क्रोमियम 24 ये परमाणु क्रमांक होता है। अगर हम क्रोमियम 24 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो नियमता Fs2 2s2 2p6 3s2 उसके बाद 3p6 और उसके बाद 4s2 उसके बाद हमारा हो जाएगा 3d4। देखिए यहाँ तक कुल इलेक्ट्रॉनों की जब संख्या होगी 2 2 4 6 4 10 2 12 और 12 6 18 2 20 4 24 हो गया। ये बाउ के नियम के हिसाब से अगर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते ये होगा। लेकिन ये अपवाद वाला इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। इसमें देखिए जो 4s2 लिखा गया है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है 4s में केवल 1 होती है और जो 1 बच जाता है इसमें चला जाता है, ये क्या हो जाता है 5 हो जाएगा। कहने का मतलब कि क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 4s में केवल एक इलेक्ट्रॉन होगा और 3d में कितना हो जाएगा 5 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद देखिए कॉपर 29 का जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे बाउ के नियम के हिसाब से Fs2 2s2 2p6 3s2 3p6 बाउ के हिसाब से क्या होना चाहिए 4s2, लेकिन 4s2 नहीं होता है, केवल इसमें 4s1 यानी कि 4s में क्या होगा केवल 1 इलेक्ट्रॉन। और आप बाउ के हिसाब से करते तो इसमें 3d9 यानी कि d वाले में कितना होता 3d में 9 इलेक्ट्रॉन होता, लेकिन जो यहाँ का 1 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है इसमें चला जाएगा 3d10 हो जाएगा। उसी तरह देखें नियोबियम में जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप बाउ के नियम के हिसाब से करते तो यहाँ 5s2 होता और यहाँ 4d5 होता, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। इसके देखिए 5s में 1 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर जो है 4d4 है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर अगर आप बाउ के हिसाब से करते तो कितना होता 5s2 और इसमें हो जाता 4d3 हो जाता। अगर यहाँ से देखें इसमें 5s2 करते तो यहाँ 4d3 होता, लेकिन 1 इलेक्ट्रॉन जब यहाँ कम कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। उसी तरह आप मालिब्डिनम का जब करेंगे तो 5s1 हो जाएगा, यहाँ 4d5 हो जाएगा। कहने का मतलब कि s वाले में 1 इलेक्ट्रॉन कर देना है। अब देखिए जब पैलेडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो यहाँ 5s0 होगा, या इसमें ना तो 2 इलेक्ट्रॉन होगा ना तो 1 इलेक्ट्रॉन होगा। पैलेडियम वाले के 5s में 0 इलेक्ट्रॉन होगा और यहाँ 4d10 हो जाएगा। अगर आप बाउ के नियम के हिसाब से करते तो 5s2 होता, यहाँ 4d8 होता। अब ऐसा क्यों हो रहा है अभी हम उसकी चर्चा करेंगे। अब देखिए जब सिल्वर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो यहाँ 5s1 हो जाएगा, यहाँ 4d10 हो जाएगा। ठीक आप इसी तरह जैसे ऊपर हमने बताया है ठीक उसी तरह नीचे वाले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को भी समझ सकते हैं। यहाँ देखिए 6s1 हो गया
और यहाँ कितना है 5d9 हो गया। अब इसके बाद देखिए गोल्ड में हो गया 6s1 और 5d10 हो गया। अब इसके बाद देखिए बच्चों आपको हम इसकी एक विशेषता भी बता दें कि किस यश में आपका 1 इलेक्ट्रॉन होगा या 0 इलेक्ट्रॉन। आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते जाइए, लास्ट वाला जो लास्ट ऊर्जा स्तर का जो यश होगा उसी में या तो 1 इलेक्ट्रॉन होगा या तो 0 होगा। जैसे देखिए जब आप क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर रहे थे तो लास्ट ऊर्जा स्तर का यश कौन है? यही ना 4s है, आगे तो 5s है नहीं। तो लास्ट जो ऊर्जा स्तर का कोष बन रहा है 4s बन रहा है, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन हो गया। उसके बाद देखिए जब कॉपर 29 में जाएंगे लास्ट ऊर्जा स्तर का जो यश कोष है वो कौन है? 4s है, तो इसलिए इसमें 1 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब देखिए जब नियोबियम में आएंगे लास्ट ऊर्जा स्तर का जो कोष है यश का वो क्या है? 5s है, तो इसलिए 5s में 1 इलेक्ट्रॉन कर देंगे। उसके बाद देखिए मॉलिब्डेनम में लास्ट कोष यश का है, कोष का यश है कौन? 5s, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन कर देंगे। उसी तरह देखिए प्लेटियम का जो लास्ट कोष का यश है वो 5s है, उसमें हम 0 इलेक्ट्रॉन कर देंगे। अभी 0 इलेक्ट्रॉन क्यों हो रहा है, किसी में 1 इलेक्ट्रॉन हो रहा है, अभी आगे हम चर्चा करेंगे। पहले ये समझिए कि किस में 0 या 1 इलेक्ट्रॉन। उसी तरह आप सिल्वर में देख रहे हैं लास्ट कोष का यश कौन है? 5s है, तो 1 इलेक्ट्रॉन कर दिया गया। अब देखिए प्लैटिनम का जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो लास्ट कोष का यश कौन है? 6s है, इसलिए इसमें 1 इलेक्ट्रॉन कर दिया गया। आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की सहायता से समझ सकते हैं। यहाँ पर देखिए इनकी संख्या पूरे इलेक्ट्रॉन की जोड़ेंगे 78 हो जाएगा। जैसे 2 2 4 6 4 10 2 12 12 6 18 2 20 10 30 6 36 और 36 2 38 10 48 48 6 54 1 55 और 55 14 कितना हो जाएगा? 69, और उसके बाद 69 9 कितना हो जाएगा? 78 हो जाएगा। उसी तरह आप जब गोल्ड का करेंगे, चूंकि देखिए 78 के बाद 79 आता है तो बस 1 इलेक्ट्रॉन लास्ट वाले में बढ़ जाएगा। यहाँ 9 है तो यहाँ क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। और इसमें आप देख रहे हैं लास्ट कोष का यश कौन है? 6s है, इसलिए 6s में 1 इलेक्ट्रॉन होगा। तो ये आपकी विशेषता है कि यानी कि जिसमें आपको 1 इलेक्ट्रॉन या 0 इलेक्ट्रॉन रखना है जिस यश में, वो लास्ट वाला आप कोष देखिए लास्ट कोष का यश कौन है, उसी में आप 1 या 0 इलेक्ट्रॉन कर दीजिए तो आपका वो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा। अब देखिए बच्चों ऐसा होता क्यों? देखिए कोई कोष का उपकोष, अगर किसी कोष का उपकोष है, अगर वो अर्ध या पूर्ण भरे होते हैं तब उनका स्थायित्व क्या होता है? ज़्यादा होता है। यानी कि पूरे कोष के कक्षकों में या तो 1 1 इलेक्ट्रॉन हो या तो डबल इलेक्ट्रॉन हो। क्योंकि देखिए एक कक्षक में 2 ही इलेक्ट्रॉन होता है। जब 2 इलेक्ट्रॉन होगा तो उसको कहेंगे पूर्ण भरा हुआ है। अगर सिंगल इलेक्ट्रॉन होगा तो कहेंगे अर्ध भरा हुआ है, यानी कि अर्ध पूर्ण है। अगर पूरा भरा है तो पूर्ण भरा हुआ है। तो कहने का मतलब अगर किसी कोष के कक्षकों, किसी कोष के जितने कक्षक हैं, अगर वो या तो पूरा का पूरा भरे हो यानी कि सभी में डबल इलेक्ट्रॉन हो, या तो केवल सिंगल इलेक्ट्रॉन हो। यानी कि अगर उपकोष अर्ध है पूर्ण या पूर्ण भरा होगा तब वह उपकोष क्या होगा? ज़्यादा अस्थायी होगा।
यानी कि वो अपनी स्टेबिलिटी प्राप्त करने के लिए, स्थायित्व प्राप्त करने के लिए ऐसा करते हैं। जैसे अगर मान लीजिए हम क्रोमियम में देखें, अगर यहाँ हम देखें 2 इलेक्ट्रॉन कर दें 4s में, तो हमारा जो 4s यहाँ होगा, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, ये तो अस्थायित्व प्राप्त कर लिया क्योंकि पूर्ण भरा हुआ है। अब जब इस उपकोष की बात करेंगे तो डी में कितने कक्षक होते हैं? 5 कक्षक होते हैं। ये देखिए 5 कक्षक हो गए। अगर इसमें 2 इलेक्ट्रॉन भर देंगे, भरने के बाद ये तो अस्थायित्व प्राप्त कर लिया, लेकिन हमको देखिए केवल कोष के अस्थायित्व के बाद ऐसा नहीं मान लेंगे कि पूरा हमारा जो निकाय है, यहाँ जो परमाणु है वो पूरा अस्थायित्व प्राप्त कर ले। यानी कि जब तक पूरा परमाणु अस्थायित्व नहीं होगा तब तक इलेक्ट्रॉनों का भराव ऐसा होगा कि यानी कि वो इस प्रकार उसमें भरेंगे कि जिससे हमारा पूरा परमाणु क्या होगा, अस्थायित्व प्राप्त कर ले। अब देखिए ये तो अगर 2 इलेक्ट्रॉन है, ये हमारा कोष पूर्ण हो गया, लेकिन डी में कितना इलेक्ट्रॉन होगा उस कंडीशन में? जब यहाँ 2 होगा तो 4 होगा। तो इसमें देखें 4 इलेक्ट्रॉन जब भर देंगे तो हमारा जो यहाँ का उपकोष है, यानी कि जो डी उपकोष है, ये तो ना तो पूर्ण भरा है ना तो अर्ध भरा है, इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है, यानी कि ये खाली है। तो इसको अस्थायित्व प्राप्त करने के लिए हमको 1 इलेक्ट्रॉन इसमें करना पड़ेगा, या कह सकते हैं कि ये उपकोष अस्थायित्व प्राप्त करने के लिए 4s से 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, प्राप्त करेगा। तो देखिए अगर ऐसा होता है तो यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा और यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। अब देखिए जो 4s का जो उपकोष है और डी उपकोष के जो कक्षक हैं, ये या तो अर्ध है भरे हुए हैं, यहाँ देखिए ये दोनों 4s और डी अर्ध पूर्ण भरे हुए हैं, इसलिए ये भी अस्थायित्व प्राप्त कर लिया, ये भी अस्थायित्व प्राप्त कर लिया। कहने का मतलब हमारा पूरा क्रोमियम परमाणु अस्थायित्व प्राप्त कर लिया। तो कुल मिला जुला कर ये कह सकते हैं कि ये अस्थायित्व प्राप्त करने के लिए ऐसा करते हैं, यानी कि 4s में अगर 1 इलेक्ट्रॉन रहे और डी में 5 इलेक्ट्रॉन रहे तो ये अस्थायित्व प्राप्त कर लेगा। अब इसके बाद अगर देखिए हम कॉपर का उदाहरण लेकर समझे तो ठीक वही कंडीशन इसमें हो। अगर देखिए यहाँ हम 2 इलेक्ट्रॉन कर देंगे तो यहाँ D9 हो जाएगा। तो D9 होने का मतलब ये है कि जो यहाँ D के 5 कक्षक हैं, ये D के जो 5 कक्षक हैं, अगर D9 इसमें दर्शाते हैं तो पहले हुंड के नियम के हिसाब से सिंगल इलेक्ट्रॉन भर जाएंगे, उसके बाद इनका क्या होगा, युग्मन होगा। युग्मन होने की कंडीशन में ये स्थिति बने। तो ये देखिए जो हमारा उपकोष है D9 की कंडीशन में ये क्या है, ना तो अर्ध पूर्ण भरा है ना तो पूर्ण भरा। जब इसमें भी डबल इलेक्ट्रॉन होता तब ये पूर्ण भरा होता। अब देखिए इनके अस्थायित्व के लिए जो यहाँ हम 4s, यहाँ जो 4s की कंडीशन 4s2 की कंडीशन देते हैं, अगर इनका 1 इलेक्ट्रॉन इसमें चला आए तो अब देखिए स्थिति ऐसी बनेगी, ये बन जाएगा हमारा 4s1 और ये क्या बन जाएगा D10। अब देखिए ऐसी कंडीशन में अर्धपूर्ण भरा हुआ है, ये भी अस्थायित्व प्राप्त कर लिया। और ये देखिए यहाँ देखिए जब 1 इलेक्ट्रॉन हो गया तो ये अर्धपूर्ण भरा है, तो इसका मतलब कि ये उपकोष जो है
अस्थायित्व प्राप्त कर लिया, और इसमें डबल इलेक्ट्रॉन हो गए सभी कक्षक में, यानी कि पूर्ण भर गया, ये भी अस्थायित्व प्राप्त कर लिया। तो कहने का मतलब कि कॉपर परमाणु हमारा क्या है, अस्थायित्व प्राप्त कर लिया इसके चलते, इसलिए इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 4s1 3d10 होगा। अगर 4s2 3d9 कर देंगे तो ये अस्थायी होंगे, है ना। तो अस्थायी होंगे तो कॉपर परमाणु हमारा क्या होगा, अस्थायी होगा। तो अस्थायी प्राप्त करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ऐसा होगा, यानी कि 4s1 3d10 होगा। इसी तरह नियोबियम जब 41 का उदाहरण लेंगे तो ठीक वही कंडीशन इसमें करेंगे। देखें, अगर वहाँ हम 5s2 क्या कर दें, यहाँ 5s2 कर दें तो यहाँ कितना हो जाएगा 4d3। यहाँ देखिए हो जाएगा आपका, जब D3 करेंगे ये आपका 4d3 बनेगा। तो इसमें देखिए 2 इलेक्ट्रॉन, ये तो अस्थायी कंडीशन में आ गया, लेकिन यहाँ क्या हो जाएगा, ये इस कंडीशन में ना तो अर्धपूर्ण भरा है ना तो पूर्ण भरा है। तो अब देखिए यहाँ पर कक्षक खाली। अब अगर ये तुलनात्मक रूप से देखा जाए, अगर ये जो 5s का दोनों इलेक्ट्रॉन है, अगर एक इलेक्ट्रॉन इसका निकलकर इसमें आ जाए 4d वाले में, तो उनकी कंडीशन ये बन जाए। इनकी अपेक्षा जो है ये ज़्यादा अस्थायी, क्योंकि जब सब में सिंगल इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे वो ज़्यादा अस्थायी की कंडीशन में होंगे। क्योंकि जब यहाँ डबल इलेक्ट्रॉन है, एक ही कक्षक में डबल इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। जब प्रतिकर्षित करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन खाली कक्षक में चला आएगा, तो इनकी अपेक्षा क्या होगा, ज़्यादा अस्थायी। अगर यही जगह नहीं होता तो कहने का मतलब कि उतना इसमें प्रतिकर्षण का प्रभाव नहीं होता, तो जिसकी वजह से वो उसी कंडीशन में अस्थायी प्राप्त कर लेते। लेकिन यहाँ कक्षक खाली है, इसलिए ये अस्थायी प्राप्त करने के लिए, यानी कि इनके डबल इलेक्ट्रॉन इस कक्षक में चले जाएंगे, तो इनकी अपेक्षा ये ज़्यादा अस्थायी होंगे, यानी कि ये ज़्यादा स्टेबिलिटी की कंडीशन में होंगे। हमको बस तुलनात्मक रूप में ये देखना है कि किस कंडीशन में वो ज़्यादा अस्थायी को प्राप्त करेंगे। अब इसके बाद अगर हम पैलेडियम की बात करें तो यहाँ देखिए, अगर हम s1 कर देते ऊपर वाले उदाहरण की तरह, तो ये तो अस्थायी हो जाता, अस्थायी प्राप्त कर लेता यहाँ, लेकिन D9 होने के बाद ये अस्थायी होता। लेकिन यहाँ 0 कर देंगे, यहाँ D10 कर देंगे, ये क्या बन गया, अस्थायी को प्राप्त कर लिया। जब यहाँ इलेक्ट्रॉन है ही नहीं तो अस्थायी और अस्थायी की कोई बात ही नहीं होगी। तो कहने का मतलब कुल मिला जुला कर किस कंडीशन में हमारा परमाणु, हमारा कोश ज़्यादा अस्थायित्व को प्राप्त करेगा। इसी तरह आप नीचे के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को भी समझ सकते हैं कि इसी कंडीशन में वो ज़्यादा अस्थायित्व को प्राप्त कर रहे हैं। अब इसके बाद देखिए बच्चों, आपने आज ये सीख लिया कि कुछ अपवाद वाले जो तत्व हैं उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम कैसे करें। अब देखिए, जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, जो ज़्यादा महत्वपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, अक्सर परीक्षाओं में यही अपवाद वाले परमाणुओं का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछा जाता है।
तो आप याद रखिए जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, ज़्यादा अपवाद वाले तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो पूछा जाता है वो आपका क्रोमियम 24 और उसके बाद कॉपर 29, इसके बाद आपका पूछा जाता है सिल्वर 47 और गोल्ड 79। ये ज़्यादातर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार आप इसको याद रखिए कि अगर इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने को कहा जाए तो आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि अपवाद वाले तत्व हैं। अभी अभी हमने बताया कि इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे किया जाए। इसके बाद देखिए बच्चों, अब तक हमने बहुत से वीडियो के लेक्चर में बार बार ये चर्चा की है कि कोश उपकोश से मिलकर बना होता है और उपकोष कक्षक से मिलकर बना होता है। आज हम इस वीडियो के लेक्चर में ये भी जान लें कि कक्षक होता क्या है। कक्षक यानी कि ऑर्बिटल, ऑर्बिटल होता क्या है। अक्सर ये प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि कक्षक कहते किसे हैं। तो अब देखिए बच्चों, कक्षक की जो परिभाषा होती है हम उसको पहले यहाँ लिख देते हैं, फिर उसकी चर्चा कर लेते हैं। परमाणु के नाभिक के चारों ओर का वह त्रिविमी क्षेत्र यानी कि 3 डायमेंशनल जो एरिया है, त्रिविमी क्षेत्र, वह त्रिविमी क्षेत्र जिसमें इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रायिकता का मतलब पॉसिबिलिटी, संभावना, पॉसिबिलिटी अधिकतम होती है, अधिकतम होती है, उसे कक्षक कहते हैं। देखिए बच्चों, जो परमाणु के नाभिक के चारों ओर का क्षेत्र ऐसा होता है। अब देखिए बच्चों, परमाणु के नाभिक के चारों ओर का वह त्रिविमी क्षेत्र जिसमें इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना अधिकतम होगी, वही क्षेत्र क्या होगा, कक्षक होगा। ये हमने बताया कि अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है कक्षक कहते किसे हैं। तो अब आपको ये जानकारी प्राप्त हो गई कि परमाणु के नाभिक के चारों ओर का वह त्रिविमी क्षेत्र जिसमें इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रायिकता यानी कि पॉसिबिलिटी अधिकतम होती है, उस क्षेत्र को हम कक्षक कहते हैं। ठीक है बच्चों, फिर हम अगले वीडियो के लेक्चर में अगले टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे।